अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फवाद ज़ैदी। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे अस्करी क़यादत की बैठक की। भारत के मज़मूम मकासद नाकाम बनाते रहेंगे। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने दो टोक ऐलान कर दिया है। कश्मीरियों पर मजालिम, इंतहा पसंद और दहशतगर्द तंजीमों की भारतीय हिमायत बेनकाब करते रहने के अज़्म का भी इजहार किया गया। कॉन्फ्रेंस ने अफगान अमन अमल में मुस्बत पेशरफ पर इजहार इत्मीनान किया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट तैयार की है समग्र नुमाइंदे उस्मान खान ने। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। जनूनी मोदी की बौखलाहट पर पाकिस्तानी अस्करी क़यादत का भी दो टोक पैगाम। कोर कमांडर बैठक ने साफ कह दिया कि भारत के मजमूम मकासद नाकाम बनाते रहेंगे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म सितम को बेनकाब करते रहने के अज़्म का इरादा। इंतहा पसंद और दहशतगर्द तंजीमों की खुल्लम खुल्ला भारतीय हिमायत बेनकाब करते रहेंगे। इजलास में मुल्क की दाखिली और खारजी सलामती समेत दीगर अमूर का तफसीली जायजा। मुल्क में पुरतशद्दुद वाक़यात में मुसलसल कमी पर इजहार इत्मीनान। अफगान अमन अमल में बतदरीज पेशरफ से मगरबी सरहदों पर मुस्बत असरात का भी जायजा। तय पाया कि कौमी इदारे हालात मामूल पर लाने की कोशिशों की हिमायत जारी रखेंगे। मुल्क में कोरोना वबा, टिड्डी दल, पोलियो के खिलाफ दस्तयाब वसाइल से जारी कोशिशों पर भी बात। कुदरती आफात से निपटने के लिए हुकूमत की मदद जारी रखने के अज़्म का इरादा। इत्तफाक किया गया कि कोरोना से कौमी हिकमत अमली के तहत ही निपटा जा सकता है, जिसके लिए हर शहरी को अपना किरदार अदा करना होगा। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नया बल्दियाती निज़ाम लाने का ऐलान कर दिया है। कराची में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि मुल्क की तारीख का बेहतरीन बल्दियाती निज़ाम ला रहे हैं। शहरों के मेयर अवाम खुद मुंतखब करेंगे। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया है कि बराह रास्त इंतखाबात के बगैर कराची और लाहौर के मसाइल कभी भी हल नहीं होंगे। कहा, वज़ीर आला के पास डिक्टेटर जैसी ताकत है। ये कैसा NFC है कि वफाक सबको पैसे देकर खुद खसारे में चला जाए। मैं बड़ी देर का कह रहा हूँ कि कराची के मसले हल हो ही नहीं सकते जब तक कराची के डायरेक्ट इलेक्शंस ना हो। मैं कोई नई बात नहीं कर रहा, ये सारी दुनिया में ये सिस्टम है। जहाँ तक इख्तियारात हैं वो तो पहुँच गए हैं सूबों के पास। सूबों ने नीचे बल्दियात में नहीं दिए। चीफ मिनिस्टर है, उसके पास वो पावर आ गई है जो कभी किसी डिक्टेटर के पास हो। अब जो हम लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लेके आ रहे हैं और इंशाल्लाह अब इलेक्शन होगी, पैसा डायरेक्टली प्रोविंशियल फाइनेंस बोर्डों का किसी के थ्रू नहीं जाएगा, डायरेक्ट विलेज काउंसिल्स को जाएगा। उसके बाद जो हम दूसरी चीज़ लेके आ रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शहरों के लिए, डायरेक्ट सारा शहर इलेक्ट करेगा अपना मेयर और वही तहसील में डायरेक्ट इलेक्शन होगा। जो यूनियन काउंसिल से नाज़िम इलेक्ट होके आते थे, हमने रियलाइज़ किया कि उसमें बड़ा पैसा चलता था। वो सारे नाज़िमों को पैसे देके मेयर बन जाता था। जो हमने KP में रियलाइज़ किया, वो अपने यूनियन काउंसिल में पैसा खर्च कर देता था, बाकी एरिया को भूल जाता था। जब एक पूरा शहर से आएगा और ये सारी दुनिया में अब सिस्टम है, तेहरान का मेयर है, लंदन का मेयर है, न्यूयॉर्क का मेयर है, ये मेयर सिस्टम एक दुनिया में कामयाब सिस्टम है। डायरेक्ट इलेक्शन से मेयर बने। आप डायरेक्ट इलेक्शन से आए, उनको एम्पावर करें, वो अपने फाइनेंस इकट्ठे करें, एक जगह से एक शहर चले। 1 ट्रिलियन, ओह सॉरी, अब से चंद ही लम्हों बाद सिंध हुकूमत की बदइंतज़ामी और करप्शन अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म आइनी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए एमरजेंसी लगाएं, ये मुतालबा किया PTI सिंध के अरकान ने इमरान खान से। समा, वज़ीर आज़म और PTI सिंध की कोर कमेटी के दरमियान होने वाली मीटिंग की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। इमरान खान ने ग्रीन लाइन समेत वफाकी मनसूबे जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की यकीन दहानी भी कराई। तहरीक इंसाफ सिंध के खिलाड़ियों का अपने कप्तान से बड़ा मुतालबा। PTI की कोर कमेटी ने पीपल्स पार्टी हुकूमत की करप्शन और नाअहली से निजात पाने के लिए आइनी इख्तियारात इस्तेमाल करने का मुतालबा कर दिया। दौरा कराची में वज़ीर आज़म से PTI रहनुमाओं की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। MPA और MNAs ने जियाली सरकार की दिल खोल कर शिकायत की। वज़ीर आज़म को बताया कि सूबाई हुकूमत की अदम दिलचस्पी का खमियाजा आवाम को शदीद मुश्किलात की सूरत में भुगतना पड़ रहा है। हम सब ने कहा है कि 149(4) के तहत पूरे सिंध में इमरजेंसी लगाएं ताकि 18 अमेंडमेंट के हवाले से जिस काम के लिए पैसा आ रहा है वो उस काम पर लगे। और हमने कहा नहीं तो 235 के तहत फाइनेंशियल बेशक इमरजेंसी लगाइए, लेकिन खुदारा सिंध को लुटने से बचाइए।
सिंध को उन लुटेरों से बचाइए जिन्होंने सिंध को तबाह कर दिया, सिंध का पैसा खा गए। वज़ीर आज़म को सिंध के शोबाए सेहत के हवाले से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म ने सूबे के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत की। कराची में ग्रीन लाइन समेत दीगर वफाकी मंसूबे भी जल्द मुकम्मल करने का यकीन दिलाया। फैसल खान, समा, कराची। नई बोतल में पुराना मशरूब, क्या है मामला, कुछ ही देर में बताएंगे। पूरे मुल्क को कमा कर देने वाले शहर कराची पर इस बार भी हुकूमत ने नजर करम नहीं की। सिर्फ 1 अरब 94 करोड़ रुपए देकर पीपल्स पार्टी की हुकूमत कराची को खूबसूरत और रोशनियों का शहर बनाने चली है। देखिए मंसूर मुगैरी की रिपोर्ट। नई बोतल में पुराना मशरूब, पीपल्स पार्टी की हुकूमत इस बार भी कराची वालों को मामू बना गई। 1241 अरब रुपए के बजट में कराची को मेगा प्रोजेक्ट्स के नाम पर सिर्फ 1 अरब 94 करोड़ रुपए मिलेंगे। शहर के सबसे बड़े पानी के मंसूबे K4 के लिए सिर्फ 50 करोड़ रुपए रखे गए। जिस शहर में सीवरेज का निजाम तबाह है, उसकी दुरुस्तगी के लिए बजट में सिर्फ 5 करोड़ रुपए मुख्तस हुए। मेगा प्रोजेक्ट्स की 19 में से 13 स्कीम्स शाहराहों की मरम्मत तक महदूद हैं। चिड़ियाघर के लिए 10 करोड़ 33 लाख रुपए रखे गए। टीपू सुल्तान फ्लाईओवर के लिए 6 करोड़ 66 लाख। हबीब बैंक चौरंगी से पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए 19 करोड़ 88 लाख, जबकि आया चुंदरीगढ़ रोड की मरम्मत और खूबसूरती के लिए 26 करोड़ रुपए रखे गए हैं। सिंध सरकार ने 18 अरब 38 करोड़ खसारे के साथ 1241 अरब रुपए का बजट सिंध असम्बली में पेश कर दिया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा किया गया है। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया। संजय साधवानी की रिपोर्ट। आज 8वीं बार इस असम्बली में सिंध का बजट पेश कर रहा हूँ। नंबर गेम में महारत रखने वाले वजीर आला मुराद अली शाह 8वीं बार सिंध का बजट पेश कर रहे थे, मगर नंबर में ही उलझ गए। 1 ट्रिलियन 241 बिलियन 1 ट्रिलियन 125 मिलियन 668,700 रुपीज। वजीर आला सिंध ने असेंबली में 1241 अरब रुपए का बजट पेश किया तो सेहत के शोबे को तरजीह दी। कोरोना की वजह से सेहत के शोबे में 16.1% का इजाफा करके बजट 132 अरब 88 करोड़ रुपए का कर दिया गया। Health continues to remain the third largest sector with an allocation for current revenue expenditure of rupees 120 billion and development including foreign aid at 15.5 billion rupees। जबकि तालीम का बजट 10.2% इजाफे से 243 अरब 14 करोड़ रुपए का हो गया। हमने एजुकेशन में अपनी पूरी बजट का 25.2% रखा है। इससे पता चलता है कि हम एजुकेशन को कितनी प्रायोरिटी देते हैं। मुराद अली शाह ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफे का ऐलान किया तो वफाक को भी मशवरा दे दिया। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाह 10% बढ़ाई गई है और ग्रेड 17 से 22 की 5% बढ़ाई गई है। और ये जरूरी है, जैसे मैंने कहा, कि हम क्या सिग्नल्स देते हैं प्राइवेट सेक्टर को। अगर हम तनख्वाहें नहीं बढ़ाते तो हम प्राइवेट सेक्टर से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मैं चाहता था कि वफाकी हुकूमत भी ये करे। छोटे पैमाने की सनतों की माली मदद के लिए बजट में 513 अरब का इजाफा कर दिया गया, जबकि बजट में कोई नया टैक्स मुतारिफ नहीं कराया गया है। बजट 18 अरब 38 करोड़ रुपए खसारे का है। कैमरा टीम के साथ संजय साधवानी, समा, कराची। सिंध की अपोजिशन ने जियाली सरकार का बजट मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला की बजट तकरीर के दौरान ऐवान में खूब हंगामा किया। शर्म करो, हया करो के नारे लगाए गए। सूबाई हुकूमत सरकारी मुलाजमीन को नवाजना ना भूली। अपोजिशन अराकीन ने असेंबली के बाहर पीपी क़यादत के पुतले भी जलाए। संजय साधवानी इसी पर रिपोर्ट करेंगे। स्पीकर साहब, बजट तकरीर के लिए वजीर आला की बिस्मिल्लाह से आमीन तक अपोजिशन ने ईवान सर पर उठाए रखा। मानन के आगाह करन तो चाहिए। मुसलसल शोर शराबे की वजह से वजीर आला को ऊंची आवाज में बोलना पड़ा तो 1-2 नहीं मुतअद्दिद बार खांसी ने तंग किया। तहरीक इंसाफ के अरकान ने सिंध का बजट मुस्तरद किया ही, लेकिन सूबाई असम्बली में जमात इस्लामी वाले एक तीर से 2 शिकार कर गए। कोविड की आड़ में, कोरोना की आड़ में सिर्फ रोना धोना ही चलता रहेगा।
और पब्लिक के लिए इस बजट के अंदर भी वफाक की तरह सूबे ने भी कुछ नहीं रखा। जो भी तरक्याती कामों के लिए, स्कीमों के लिए पैसे रखे जाते हैं, 10-10, 12-12 साल, 14-14 साल वो स्कीमें रुलती रहती हैं। तहरीक इंसाफ के अरकान ने लाड़काना में वजीर आजम का पुतला जलाने की भी सख्त मजम्मत की। जिस तरह लाड़काना में आज प्राइम मिनिस्टर का पुतला जलाया है, मैं IG से डिमांड करता हूँ कि अगर आप अपनी पुलिस को कंट्रोल नहीं कर सकते तो फौरन आप इस्तीफा दें। शायद इसी बात का गुस्सा था कि अपोजिशन अरकान ने असम्बली के बाहर PP की आदत के पुतले भी जला डाले। तब्दीली सरकार को बजट इजलास में बड़ा झटका। BNP के सरबराह सरदार अख्तर मैंगल ने ऐवान में खड़े होकर हुकूमत से इत्तेहाद खत्म करने का कर दिया ऐलान। कहा, बलूचिस्तान से किए गए वादे पूरे न होने पर दिल बर्दाश्ता हूँ। गैस घर के सामने से गुजरती है मगर सूंघ भी नहीं सकते। सूबे के 32 अजला टिड्डी दल की लपेट में हैं। कोई फसल नहीं जो बची हो। वजीर आला के लिए तैयारा खरीदने वाली हुकूमत से शिकायत करें तो कहा जाता है कि स्प्रे के लिए जहाज नहीं है। PTI से मैं अपनी पार्टी के इत्तेहाद के खात्मे का बाकायदा ऐलान करता हूँ। हाथ मिलाया आप लोगों के साथ, वोट की जरूरत थी, हमने दिया। इल्जाम लगाया जा रहा है कि जी 10 अरब बिक गए। आप लोगों का एक एक सर का बाल जो है वो बलूचिस्तान का जो कर्जदार होगा, बलूचिस्तान आपका कर्जदार नहीं होगा। रॉयल्टी तो छोड़ें, हमारे घर के सामने से उसकी पाइपलाइन गुजरती है, हमें उसको सूंघने तक की इजाजत नहीं। बलूचिस्तान को उसका ड्यू शेयर दें, आज नहीं तो कल देना होगा। लोकस का मामला है, बलूचिस्तान की 32 इजला इसकी लपेट में, कोई भी फसल नहीं छोड़ी। जब पूछे थे कि जी हमारे पास स्प्रे करने के लिए जो एरोप्लेन नहीं है, एक वजीर आला के लिए आप एरोप्लेन ले सकते हैं, एक स्प्रे का जहाज नहीं ले सकते। शाहों से जो कुछ रब्त न कायम हुआ अपना, आदत का भी कुछ जबर था, कुछ अपनी जबान भी। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज कहते हैं अख्तर मैंगल से राब्ते में थे और रहेंगे। समा से गुफ्तगू में उन्होंने कहा 6 निकाती मुतालबात पर बात शुरू करके BNP के तहफ़्फ़ुज़ात जल्द दूर कर दिए जाएंगे। मुज़ाकराती कमेटी में अब जहांगीर तरीन नहीं, वज़ीर आज़म 1-2 दिन में कमेटी को देखेंगे, मामलात हल हो जाएंगे। सीरियस नहीं लिया। अख्तर मैंगल के ऐलान पर वफाकी वज़ीर इत्तलात का रद्द अमल। समा से गुफ्तगू में सेनेटर शिबली फराज ने कहा BNP सरबराह के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, लेकिन वफाक बलूचिस्तान को अहम तरीन सूबा समझता है। प्राइम मिनिस्टर साहब को तो ऑब्वियसली उनको तो पता है और कम्युनिकेशन में, तो इंशाल्लाह आज और कल में उनके साथ हमारी रब्ता होगा। उनकी जो मुतालबात हैं उस पर हम एक पूरी संजीदगी के साथ बात करेंगे और मुझे ये भी उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह ये जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर हो जाएंगे। शिबली फराज का कहना था कि परेशानी की कोई बात नहीं, 6 नुकाती मुतालबात पर कमेटी मुकम्मल होते ही बात शुरू हो जाएगी। PTI रहनुमा शहबाज गिल ट्विटर पर लिखते हैं, सियासी इत्तेहाद में गिले शिकवे होते और दूर भी हो जाते हैं, लेकिन चश्मे फलक ने वो मंजर भी देखा है कि चोरी का माल बचाने के लिए नवाज शरीफ अपने मरहूम वालिद और औलाद से भी लाताल्लुक हो गए थे और अब शहबाज शरीफ अपनी औलादों और अज़वाज से लाताल्लुकी का ऐलान कर चुके हैं। कौमी असम्बली इजलास में लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह के हुकूमत पर ताबड़तोड़ हमले। बोले हुकूमत ने मईशत का सत्यानाश किया था, कोरोना ने सवा सत्यानाश कर दिया है। 50 लाख घर बनाने के दावेदारों ने अभी तक स्कीम के लिए एक मरला जमीन भी ना खरीदी। इस डॉक्यूमेंट में क्या कोई पॉलिसी, कोई विजन, कोई मंसूबा है कि आम आदमी जो इस वक्त जिस सूरत हाल से दो चार है उसके मुतल्लिक कोई मंसूबा है इसमें? इस मुल्क की इकोनॉमी का जो मार्च तक यानी पिछले 16-17 माह में जो सत्यानाश कर दिया गया था इस मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से, और फिर कोरोना ने आके जो है उसका सवा सत्यानाश कर दिया, क्या उनके हल के लिए, आम आदमी की बेहतरी के लिए जो है वो कोई तजवीज इसमें है? ये किसने कहा था कि आते ही 3 दिन के अंदर अंदर इमरान खान आएगा, सबकी फाइलें मंगवाएगा और अगले दिन 200 अरब डॉलर जो है वो बैरून मुल्क से पाकिस्तान आ जाएगा। कोरोना के आने से पहले क्या चीनी बहरान उससे पहले नहीं आया? क्या आटा बहरान उससे पहले नहीं आया? पेट्रोल बहरान तो अब पैदा किया गया है। चीनी माफिया जो है उसने 100 से 150 अरब रुपया जो है आम आदमी की जेब से जो है वो उसने लूटा है। चीनी माफिया में जिसका सबसे बड़ा हिस्सा था उसे पूरी शानो शौकत से जो है बैरून मुल्क जो है वो भेजा गया।
आगे बढ़ते हुए आपको बताया कि जस्टिस काजी फैज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि उनकी अहलिया अदालत को वीडियो लिंक पर अपनी जायदादों के ज़राए की वजाहत देना चाहती हैं। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा ये तो अहम पेशरफ्त है। बेगम फैज ईसा को वीडियो लिंक बयान की इजाज़त दी जाएगी या नहीं, फैसला कल की समाअत में होगा। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल इसी पर रिपोर्ट करेंगे। जस्टिस काजी फैज ईसा अपने खिलाफ रेफरेंस से मुतालिक केस में दलाइल देने खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। हुकूमती वकील फरोग नसीम के दलाइल के दौरान बोलने की इजाजत चाही और कहा कि वो अपनी अहलिया का पैगाम लाए हैं। वो वीडियो लिंक के जरिए अदालत में मौक़िफ़ पेश करना और जायदादों के जराए बताना चाहती हैं। वो कहती हैं कि FBR को कुछ नहीं बताएंगी। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि ये तो अहम पेशरफ्त है, इससे तो मामला शफाफ हो जाएगा। वीडियो लिंक बयान का मौका देना है या नहीं, फैसला जुमेरात को होगा। दौरान समाअत फरोग नसीम ने बताया कि उन्होंने सदर और वजीर आजम से मुशावरत कर ली। मामला FBR को भिजवाने की अदालती पेशकश पर हुकूमत को कोई एतराज नहीं। वजीर आजम कहते हैं उन्हें अदलिया का बड़ा एहतराम है, FBR 2 माह में फैसला कर ले। दरखास्त गुजार जज और अहलिया भी FBR से तामुन करें। जस्टिस काजी फैज ईसा ने मामला FBR भेजने की मुखालफत करते हुए मौका इख्तियार किया कि अदालत मेरिट पर मुकदमे का फैसला करे। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स में ये भी कहा कि रेफरेंस में नकाइस हैं। अदालत एक जज के बाइस पूरी अदलिया की साख मुतासिर नहीं होने देगी। प्रोग्राम नीलाम घर के जरिए 4 दहाइयों तक टेलीविजन स्क्रीन पर राज करने वाले मेज़बान, अदीब, शायर तारिक अजीज़ 85 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। शुगर के बाइस तबीयत ख़राब हुई और अस्पताल मुंतकिल करने से पहले ही खालिक हकीकी से जा मिले। लाहौर से देखिए मोहम्मद कुर्बान की रिपोर्ट। आंखों सुनते कान हूँ आपको फरजाना तालपुर और तारिक अजीज का सलाम पहुँचे। नीलाम घर का मेजबान अपने मदाहों को उदास छोड़ गया। तूने मुझको खो दिया, मैंने तुझे खोया नहीं। नींद का हल्का गुलाबी सा खुमार आंखों में था, यूं लगा जैसे वो शब को देर तक सोया नहीं। तारिक अजीज शुगर के मर्ज में मुब्तला थे। सुबह के वक्त तबीयत खराब हुई। अहले खाना अस्पताल मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे थे कि दम तोड़ गए। तारिक अजीज के इंतकाल की खबर सुनते ही चाहने वालों की बड़ी तादाद उनके घर पहुंच गई। 40 साल से दोस्ती थी मेरी। परसों उनसे बात हुई तो कहने लगे मेरा बुखार उतर गया यार, तुम परसों आना, यानी आज। कहने लगे तुम 10-11 बजे आ जाना। तो मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो आगे वो इस दुनिया में नहीं रहे। तारिक अजीज साहब की शख्सियत जो है वो एक बड़े इंसान हमदर्द दोस्तों, एक बड़े अच्छे इंसान थे। मेरे लिए एक ऐसा खुफिया हाथ थे कि जो बज़ाहिर नज़र तो नहीं आता, लेकिन उन्होंने मेरी तरबियत में, मेरे कैरियर में मेरा बहुत साथ दिया हुआ है। मरहूम की नमाज जनाजा गार्डन टाउन में अदा की गई, जिसमें हर शोबाई जिंदगी से ताल्लुक रखने वालों की बड़ी तादाद शरीक हुई। तारिक अजीज जिंदगी के आखिरी दिनों में काफी मायूस दिखाई दिए। आखिरी ट्वीट में लिखा कि लगता है वक्त थम गया है, जिंदगी रुक गई है। कई दिनों से बिस्तर पर लेटे लेटे सोच रहा हूँ कि आजादाना नकलो हरकत भी मालिक की कितनी बड़ी नेमत होती है। न जाने पुराना वक्त कब लौट के आएगा, लेकिन फिल वक्त तो कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। मोहम्मद कुर्बान, समा, लाहौर। मुल्क में कोरोना पर काबू पाने के लिए वजीर आजम इमरान खान ने बड़ा ऐलान कर दिया है। कराची में सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा है कि कोरोना SOPs पर अमल न करने वालों को अब सजा भी मिलेगी और जुर्माना भी किया जाएगा। क्या उनका कहना था, आपको सुनवा देते हैं। पूरे आज वसूख से कहता हूँ, जिस तरह पाकिस्तान ने इस लॉकडाउन के अंदर ये दोनों बैलेंस करके निकला है, दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं निकला जिसने ये भी देख लिया। आज हिंदुस्तान में 34% लोग एक्सट्रीम गुर्बत में चले गए हैं लॉकडाउन की वजह से। उनके बेचारे जो माइग्रेंट वर्कर हैं वो 100-100 मील चल रहे हैं बेचारे, उन्होंने जिस तरह का लॉकडाउन किया। हमने ऐसा नहीं किया, हमने अपने लोगों को गुर्बत से भी बचाया और हमने स्लो डाउन भी किया उसका। अब हम पूरी इससे सख्त कैंपेन करने लगे हैं। अब हमने फैसला किया है कि हम फाइन्स करेंगे लोगों को, वो जो नहीं चल रहे उनके ऊपर एक्शन लेंगे। लेकिन इलाकों के अंदर ये पूरी तरह मुल्क नहीं बंद करेंगे, स्मार्ट लॉकडाउन यानी इलाकों के ऊपर। और हमारे पास पूरी अब टेक्नोलॉजी की वजह से हमें पता चल गया हॉटस्पॉट्स किधर हैं, उनके ऊपर अब हम एक्शन लेंगे। मुआविन खुसूसी मोईद यूसुफ कहते हैं कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए तमाम एयरलाइंस ऑपरेट करेंगी। हर हफ्ते 200 से 250 फ़्लाइट्स के ज़रिए
40 से 50,000 पाकिस्तानियों को वतन वापस लाया जाएगा। एक माह में बैरून मुल्क से तमाम मजदूर तबका वापस आ जाएगा। मजीद उनका क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। अभी तक मैंने आपको बताया है कि लगभग 2,000 लोग ला रहे हैं एक दिन में, 14,000 लोग तकरीबन हफ्ते में। इस पॉलिसी से लगभग 40 से 45,000 लोग हर हफ्ते पाकिस्तान आ सकेंगे। तो 4 हफ्ते के अंदर अंदर जो मैंने 2 लाख का फिगर दिया है, अगर हर कोई भी वापस आना चाहे तो 1 महीने में तमाम पाकिस्तानी हमारे वापस आ जाएंगे, लेकिन 40 से 45,000 सिर्फ एक हफ्ते में आएंगे। पाबंदी का शिकार क्रिकेटर उमर अकमल की बाबा फरीद के मज़ार पर हाज़री, अपनी मुश्किलात के हल की दुआ भी करवाई। उमर अकमल ने मज़ार पर फूलों की चादर भी चढ़ाई। कौमी क्रिकेटर उमर अकमल पाबंदी के बाद औलिया इकराम के मज़ारात पर हाज़री देने लगे हैं। बाबा फरीद के मज़ार पर पहुँचे और वहाँ के दीवान ने उमर अकमल का इस्तकबाल किया। उमर अकमल ने दोस्तों के हमरा मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और मज़ार के दीवान से अपनी मुश्किलात के हल की दुआ भी करवाई। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर PCB के इंज़िबाती पैनल ने क्रिकेटर उमर अकमल पर 3 साल की पाबंदी आयद की थी। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी ने खतरे की घंटी बजा दी है। कहते हैं बज़ाहिर यही लगता है कि अभी हालात और ख़राबी की तरफ जाएंगे। डोमेस्टिक क्रिकेट बर वक्त शुरू होती नज़र नहीं आ रही। दिसंबर तक हालात बेहतर ना होने पर PSL मुतासर होने का खदशा भी जाहिर कर दिया। एहसान मानी का कहना है कि बदकिस्मती से कोरोना का मसला हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी ने खतरे की घंटी बजा दी है। कहते हैं कि बज़ाहिर यही लगता है कि अभी हालात और ख़राबी की तरफ बढ़ेंगे। डोमेस्टिक क्रिकेट बर वक्त शुरू होती नज़र नहीं आ रही। दिसंबर तक हालात बेहतर ना होने पर PSL मुतासर होने का खदशा भी उन्होंने जाहिर कर दिया। एहसान मानी का ये कहना है कि बदकिस्मती से कोरोना का मसला हमारे कंट्रोल में नहीं है। और इसी के साथ ही वक्त हो गया ब्रेक का, जिसके बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।